आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ हर रोज की तरह सज्जन कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए ये संकट काल का समय चल रहा है। आज सारी खबरें इसके इर्द गिर्द होंगी और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की ही, जहां पर बड़ा वाला खेला होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में, यूबीटी में आज बड़ी टूट हो सकती है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक उद्धव कैंप में हलचल तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या आज ही उद्धव सेना के साथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाएगा? कितने सांसद उद्धव गुट से बगावत करके शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे? बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में उद्धव गुट के बागी सांसद एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे से मुलाकात करने वाले हैं। उद्धव के बागी सांसद अब से थोड़ी ही देर में श्रीकांत शिंदे से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे भी शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के साथ सीक्रेट मुलाकात कर सकते हैं। शिंदे गुट आज ही उद्धव सेना के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर पूरा करने का प्लान बना रहे हैं। शिंदे से मीटिंग के बाद उद्धव गुट के सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात होगी और उन्हें लेटर सौंपा जाएगा। बताया तो ये जा रहा है कि उद्धव कैंप के 9 सांसदों में से 6 सांसद तो बागी हो चुके हैं। एक नाम इसमें और शामिल हो सकता है और ये संख्या 7 तक जा सकती है। ये शिंदे गुट में जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, भानु साहेब वाचकोरे और साथ ही साथ संजय जाधव का नाम तो पक्का माना जा रहा है। उन 6 सांसदों की तस्वीर आपके सामने है। इनके साथ साथ नासिक सीट से सांसद राजाभाऊ वासे का नाम भी शिंदे गुट से जुड़ने वालों की लिस्ट में शामिल है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सचिन चौधरी जुड़ेंगे, जो पूरा महाराष्ट्र का हाल बताएंगे। दिल्ली में आज खूब गहमा गहमी है। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए, वो ये जो 300+ वाला उनका जो आंकड़ा है, जहां पर फिर कोई भी अगर बिल उन्हें पास करवाना है उसमें कोई अड़चन बाकी नहीं रह जाएगी। पहले टीएमसी की बगावत और उसके बाद अब उद्धव सेना में ये जो बगावत है उस पर हम करेंगे चर्चा। शिवसेना यूबीटी ने अपने सांसदों को दिल्ली में बैठक के लिए शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया है। कल सुबह 11 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है। जो सांसद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ पार्टी अयोग्यता की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पार्टी ने ऐसा ही व्हिप तब जारी किया था जब 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 39 विधायकों ने बगावत की थी। इसके बाद उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की गई थी। अब जो बैठक में नहीं पहुंचेगा वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ऑपरेशन टाइगर से उद्धव कैंप में जबरदस्त खलबली है। संजय राउत ने 2 सांसदों के बागी होने की पुष्टि कर दी है। संजय राउत का सोशल मीडिया पोस्ट आपके सामने रखते हैं। नांदेड़ हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान उतरता है। ऑपरेशन टाइगर के नाम पर 2 सांसदों को लेकर उड़ जाता है। इनकी हैसियत कभी रिक्शे में घूमने की नहीं थी। ये जो भाषा है ना संजय राउत की, जरा पोस्ट सामने रखिए ना दर्शकों के। ये जो भाषा है संजय राउत की और ये जो अहंकार उनका बोलता है कि जिसकी रिक्शे में घूमने की हैसियत नहीं थी वो बाला साहेब ठाकरे के नाम की वजह से चार्टर प्लेन में सवार होने की औकात में आ गए हैं। ये जो भाषा है ये अहंकार की भाषा है। कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार की इसी भाषा ने उद्धव ठाकरे की पार्टी की लुटिया डुबो कर रख दी। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन चौधरी इस वक्त श्रीकांत शिंदे के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे, वो भी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले तो सचिन ये बताएं कौन कौन बागी है? क्या ये गिनती 6 की है या ये गिनती 7 की है? देखिए, जो एकनाथ शिंदे शिवसेना से सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि 6 की गिनती पूरी हो चुकी है, 7वां इसमें जुड़ सकता है। 7वां नाम राजाभाऊ वाजे जो कि नासिक से सांसद है, वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। उनको भी मनाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 2 जो नहीं जुड़ेंगे वो अनिल देसाई और अरविंद सावंत, ये क्लियर है। अब पहले संजय राउत या उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि
नागेश पाटिल आष्टीकर जो हिंगोली से सांसद है, वो तो हिंगोली में ही है, वो तो चुनाव क्षेत्र में है, लेकिन उसके बाद संजय राउत ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि रात को चार्टर्ड प्लेन वहां पर भेजा गया और वहां से 2 सांसद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। जो अभी जानकारी मिल रही कि ओम राजे निंबालकर, जैसे मैंने कहा था कि वो कल शाम तक पुणे में थे, लेकिन रात को 1 बजे 2 चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो पुणे एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से 2 सांसद जो है वो दिल्ली आए हैं। तो जो जानकारी मिल रही है कि इस तरह से जो सांसद बात कर रहे हैं, जैसे संजय दीना पाटिल है, वो कह रहे हैं कि मैं मुंबई में हूँ, मैं जो है उद्धव ठाकरे के साथ ही रहूंगा। सांसद ये बातें लगातार करते आ रहे हैं, वो करेंगे भी जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सांसद जो है उनको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है, उनकी अंदर खाने बैठक चल रही है। जो सांसद नहीं पहुंच रहे, कुछ ऑन दी वे है, वो पहुंच भी जाएंगे और ओम बिरला को एक पत्र दिया जाएगा और उसके बाद उनका अलग गुट स्थापन किया जाएगा और शिवसेना के स्थापना दिन के पहले उनका विलय एकनाथ शिंदे शिवसेना में कर लिया जाएगा। दर्शकों के लिए एक बार फिर से आप समझा दें सचिन, आप ये कह रहे हैं संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओम राजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचोरे, संजय जाधव, ये वो जो 6 नाम हैं जो बागी हो चुके हैं। और अब ये 6 लोग क्या दिल्ली में मौजूद हैं और ओम बिरला से इनकी कितनी देर में मुलाकात होनी है? सचिन, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रही हूं। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओम राजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचोरे और संजय जाधव, क्या ये इस वक्त जिस घर के बाहर आप मौजूद हैं वहीं पर हैं? कितनी देर में इनकी ओम बिरला से मुलाकात हो सकती है? या अगर सभी यहां पर मौजूद नहीं है तो किसकी लोकेशन कहां है? आपके पास इनपुट क्या है? अभी मैं एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके घर के बाहर, इनके निवास स्थान के बाहर मौजूद हूँ दिल्ली में, लेकिन श्रीकांत शिंदे भी यहाँ पर मौजूद नहीं है सुबह से। एकनाथ शिंदे दिल्ली में मौजूद है, लेकिन ये गुप्त बैठक जो है इन बागियों के साथ कर रहे हैं। सूत्र से जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग जो ऑन दी वे थे वो जब पहुँच जाएंगे, उसके बाद ओम बिरला के पास ये जो गुट है बागियों का, ये खुद जाएगा। उसमें ना एकनाथ शिंदे होंगे, ना उस वक्त वहाँ पर श्रीकांत शिंदे होंगे। ये गुट अपने आप जाएगा, ये कहेगा कि हमने एक जो है 2/3 बहुमत के साथ अलग गुट बनाया है और हम अलग गुट जो है उसको मान्यता दी जाए। उसको मान्यता मिलने के बाद उसको विलय कराया जाएगा एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ, जैसे टीएमसी मामले में हमने देखा। तो ये अभी तक की जानकारी है। एकनाथ शिंदे दिल्ली में है, वो गुप्त बैठकें कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर जो आने का प्लान था, लेकिन मीडिया के इतने कैमरे यहाँ पर लग चुके हैं कि यहाँ पर वो संभव नहीं हो पाता था। लेकिन अब हमें एकाएक कुछ घंटों का इंतजार करना होगा, कुछ मिनटों का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि ये तमाम लोग वहाँ पर जाए और एक पत्र दे। अगर संख्या नहीं जुटती है तो पत्र नहीं दिया जाएगा और अगर जुट गई है तो पत्र यकीनन दिया जाएगा। अब संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। उसमें जो कह रहे थे कि हमारे साथ कुछ सांसद है, क्या वो सांसद जो बागी है वो वाकई उद्धव ठाकरे के साथ है, तो वो वहां पर भी दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि वहां पर एक व्हिप भी जारी हो गया है। अगर इस व्हिप में सभी सांसद नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब सब कुछ जो है वो स्पीकर के दरवाजे तक आना है और एक बार स्पीकर के पास आ गया तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा। इस वक्त एनडीए की ताकत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले टीएमसी के अंदर टूट हुई, अब यूबीटी शिवसेना के अंदर टूट दिखाई दे रही है। और पहले इस घटनाक्रम को देखें तो जो टॉप सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से जो शिवसेना के बागी सांसद हैं वो ऑलरेडी स्पीकर से मिलने का समय मांग चुके हैं। कल रात से ही वो ये समय मांग रहे थे और क्योंकि स्पीकर कल उदयपुर में थे, कल रात वो लौटे हैं दिल्ली और आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके आसपास वो मुलाकात हो सकती है। तो या तो मुलाकात ऑलरेडी हो गई होगी या तो थोड़ी देर के अंदर हो सकती है, उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये महज अब एक औपचारिकता इस रूप में है कि वो सार्वजनिक तौर पर कब वो तस्वीरें या वो डिटेल्स बताया जा रहा है। फिलहाल एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों की बात करें तो ऑलमोस्ट नॉट रीचेबल मोड में वो ज़्यादातर नेता हैं, किसी प्रकार कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन एकदम फाइनल स्टेज में है उन लोगों का, तो इस समय वो एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की अगर बात करें तो जिस प्रकार से अनिल देसाई जो कि चीफ व्हिप हैं और चीफ व्हिप
पार्टी ही नियुक्त करती है। तो अभी तक आप देखें तो अनिल देसाई क्योंकि चीफ व्हिप हैं और उस लिहाज से उन्होंने ये बैठक बुलाई है कल 11 बजे। उसका मकसद ही यही है कि उनको ये पता है कि आगे अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई होने वाली है और उस लिहाज से सारे कागजात आपके पास तैयार रहने चाहिए, अन्यथा उन लोगों को भी ये भ्रम नहीं है कि ये टूट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे का ये कहना कि जो लोग मेरे साथ रहें, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, आज मेरा समय नहीं है लेकिन कल को मेरा समय ज़रूर आएगा, तो वो अपने आप में एक बड़ी स्वीकारोक्ति थी कि उन्होंने भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उनके वश में उनके सांसदों का बहुमत नहीं है। अरविंद सावंत या अनिल देसाई की बात करें, इन दोनों के बारे में कोई भ्रम नहीं था कि ये अभी नहीं टूटने वाले हैं, उसके पीछे वजह भी है। और इसके अलावा नासिक के सांसद को लेकर भी हमेशा से एक ये डाउट रहा है कि शायद वो ना छोड़ें, लेकिन इसके अलावा एकनाथ शिंदे के लोगों को एकदम से भरोसा था कि 6 के 6 को तो उनके खेमे में आएंगे। उसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह मीनाक्षी ये है कि कम से कम 3 सांसदों के बारे में तो मैं जानता हूँ कि उनके पर्सनल रीज़न उद्धव ठाकरे के खिलाफ बहुत स्ट्रांग है। उनके अंदर एक भड़ास भरी हुई थी और उन्हें बस एक मौके का इंतजार था कि कब उद्धव ठाकरे से वो पीछा छुड़ाएं, अन्यथा एक जो पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, वो एक जो कॉर्ड बना होता है पार्टी के भीतर, पार्टी के टॉप लीडरशिप और नेताओं के भीतर, उन 3 सांसदों का तो मैं जानता हूं कि वो ऑलरेडी काफ़ी पहले से टूटा हुआ था। अब आज जो कुछ भी हो रहा है वो महज उसका एक प्रकटीकरण आप कह सकती हैं। दूसरी तरफ एनडीए के स्ट्रेंथ को लिहाज से आपने जो कहा, निश्चित तौर पे जो नंबर्स महत्वपूर्ण बिल, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात कर लें या उसके बाद डिलिमिटेशन बिल या 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सारे एजेंडे में जो हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन जिन बिल के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, उसके हिसाब से एनडीए के पास अगर वो नंबर्स आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि बीजेपी नेताओं, एनडीए के नेताओं के लिए ये कितनी राहत भरी बात है। जी तो देवेंद्र, अभी जो जानकारी दे रहे थे दर्शकों तक एक बार फिर से हम ये जानकारी पहुंचाते हैं कि स्पीकर से मिलने का समय पहले ही मांगा जा चुका था। 10 बजे का ये समय था। अब या तो मीटिंग हो चुकी है या किसी भी वक्त मीटिंग हो सकती है, तो जो भी कुछ अभी होगा वो स्पीकर के दफ्तर में ही होगा। तो देवेंद्र, ये बताएं कि स्पीकर के दफ्तर से कोई नई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? जी, वो अगर आएगी तो मैं तुरंत वो इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। और स्पीकर का दफ्तर भी उसी रूप में अभी आप समझ सकते हैं कि एकदम से नॉट रीचेबल मोड रख रहा है, लेकिन जो टॉप सोर्सेज से हमें जितनी जानकारी मिल पाई वो मैंने साझा की आपसे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अब से कुछ देर के अंदर, महज आप कह सकती हैं कि आधा 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरह की ही बात होगी जब सारी चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें अब महज औपचारिकता के तौर पर है। उन लोगों ने जब वो समय मांगा कल रात, तभी ये तय हो गया था कि उनके हिसाब से उनके पास नंबर्स आ गए हैं, लेटर्स लेके। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सांसद वहां पे मौजूद हों, ये कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि साइन कर दिया गया हो, कोई एक सांसद उसमें ना भी रहे, लेकिन कोशिश ये थी कि कम से कम 6 सांसद मौजूद भी रहे स्पीकर के पास। अब वो तस्वीरों का इंतजार रहेगा। ठीक। शिरडी से भव साहब वाकचौरे जो सांसद हैं, उनका एक रिएक्शन आया है, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं आया हूँ इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है। मैं किसी के साथ मिला नहीं हूँ और मुझे क्यों मिला नहीं। क्या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आपको कॉल आया था? नहीं, किसी का नहीं है, शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कांटेक्ट किया नहीं। लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता तो इसके पहले कर चुके होते, लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला। 2 दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे। उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं। उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तो 4 फिजिकली वो बैठक में थे और 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी। एक सवाल ये भी है ना सर कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो व्हिप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे। तो क्या मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक। मैं अभी, आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं। मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ। हाँ। अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे? मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूँ, कल भी रहूँगा
बस। तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे? मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? अभी मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो अगर ना। कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे? नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है? आपने अभी जिन्हें सुना वो ये कह रहे हैं कि मैं ट्रेन में ही बैठा हुआ हूं और नेटवर्क नहीं है, मुझे विप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वो कह भी रहे हैं कि मैं तो उद्धव ठाकरे के साथ हूं। अभी जब वो ये बात कर रहे थे तब सज्जन जी कह रहे थे ऐसी बात तो शाइनी घोष भी कह रही थी, लेकिन टूट गई ना। तो तस्वीर ये है। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी भी जुड़े हुए हैं। नासिक से यूबीटी सांसद राजाभाऊ वाजे दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंच रहे हैं। सचिन, ये एक इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, यानी कि राजाभाऊ वाजे जिनके नाम को लेकर अभी एक क्वेश्चन मार्क था, अब ये भी दिल्ली पहुंच गए। देखिए, तमाम जो सांसद है वो दिल्ली पहुंचेंगे। जिस तरह से कोई बता रहा है कि मैं किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के लिए आ रहा हूँ, यही जो हम जिनके बात सुन रहे थे वाकचौरे, भाऊ साहब वाकचौरे शिरडी से सांसद है, उनसे जब मेरी कल फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं पहले हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार में मेरा कुछ काम है, उसके बाद मैं परसों के दिन यानी कि वो 18 तारीख को जो है वो दिल्ली के लिए पहुंचेंगे। लेकिन वो आज दिल्ली पहुंच गए। तो संजय दीना पाटिल सुबह से कह रहे कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूँ, मैं मुंबई में हूँ। जो सांसद कह रहे थे कि वो कोई पुणे में है, कोई नांदेड़ में है, उनके चार्टर फ्रेंड की फ्लाइट की जो है तस्वीर खुद संजय राउत जो है वो दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। छोटे से में कि मैं अब ये गिनती 6 की बजाय 7 की गिनती करने लगूं, क्योंकि राजाभाऊ वाजे भी अब दिल्ली पहुंच गए। जी, वो बिल्कुल दिल्ली पहुंच गए हैं। अब सिर्फ ये है कि वो क्या शिंदे शिवसेना के साथ जुड़ने वाले हैं कि बागियों के साथ जुड़ने वाले हैं, कि फिर वो अरविंद सावंत और जो संजय राउत और अरविंद सावंत है उनके साथ वहां पर जाने वाले हैं। ठीक सचिन, आप बड़े थोड़ा स्टूडियो में इस चर्चा को ले आते हैं। आलोक जी, सज्जन जी, आपने पूरे घटनाक्रम देख लिया। कोई कह रहा है कि मैं ट्रेन में हूं, नेटवर्क नहीं है, मुझे विप के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर आप दिल्ली आ क्यों रहे हैं? पहला सवाल तो ये। जो राजाभाऊ वाजे हैं वो निजामुद्दीन क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने का समय मांगा गया है? टूट तो तय है, अब बस खबर आनी बाकी है। देखिए मीनाक्षी जी, ममता जी के समय लोग क्या कहते थे, हम ममता जी को ही नेता मानते हैं। जब भी कोई विद्रोह होता है, अंदर से उबल रहा है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल उफान पर है, वो किधर गिरेगा उस समय तक तो उसी में रहता है ना, जब तक बाहर निकल करके नहीं आता। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक औपचारिकताएं पूरी करना है। लीगली भी बहुत समझदार लोग हैं। इतने दिनों से असली समस्या यही है कि इतना असंतोष अंदर रहा है। उद्धव ठाकरे बेसिकली बहुत असंतोष किस बात का है? भाई, आप यदि कोई नेता उसको कोई लिफ्ट ही नहीं दे, उससे बात ही ना हो, उसके इलाके में ना जाए, उनकी शिकायत यही तो रही है। हम यदि चुनाव के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम यदि कोई हमें साधन, हमें गाड़ी नहीं दीजिए आप और मैं कहीं रिपोर्ट कर दीजिए आप, तो मैं कहूँगा ना कि आप मुझे कोई साधन नहीं दे रहे, मैं कैसे काम करूँगा? तो उन लोगों की बार बार ये शिकायत थी कि उद्धव ठाकरे, और शुरू से ही, और दूसरा उनको ये भी समझ में आ रहा है, इससे पहले का भी एक घटनाक्रम आप देखें, इवन उद्धव ठाकरे जब बने तब भी पहले तो माता जी का ये कहना था, मतलब उद्धव ठाकरे जी की पत्नी का, कि मेरे बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। सबको ये भी समझ में आ रहा है उद्धव ठाकरे यदि त्याग भी दे तो कहेंगे भैया एकनाथ शिंदे तभी तो अलग गए। उन सबको ये समझ में आ रहा है कि हमारा भविष्य यहाँ चौपट है। हम अपने इलाके में मुंह क्या दिखाएंगे, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जो ममता के साथ भी हुआ। उनके लोगों ने यही तो कहा कि भाई हम उनके साथ रह कर करेंगे क्या? अपने इलाके में हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के सामने जाएंगे तो हम उनका पास जाकर के हम उनको उन्होंने कहा स्कूल में हमारा ये काम होगा, हमारा सड़क ये बननी है, हमारा। लेकिन सर, मैं तो इसे राजनीतिक अवसरवाद की तरह देख रही हूं, जो हर व्यक्ति उठाने की कोशिश कर रहा है और उससे विपक्ष की लड़ाई हो नहीं पा रही है, इसलिए उसे लग रहा है कि सत्ता की ग्लू के साथ वो चिपक के फिर अपना काम कर ले। एक पहलू जो मुझे समझ में आता है, देखिए ऐसे अवसर पर मैं जरूर कहूँगा, अभी सज्जन जी कहे, देखिए ऐसा, इसको आप अवसरवादी कहेंगे यदि आप बिल्कुल किसी को सड़क पर छोड़ दें और उसको कहें कि नहीं साहब आप तो अवसरवादी हैं, कोई तो रास्ता देखेगा ना, जंगल में तो नहीं रहना चाहेगा। उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को सड़क पर छोड़ दिया, खुद जमीन की राजनीति कर नहीं रहे हैं और यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सेंटिमेंट क्या जा रहा है उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के बारे में? नहीं, देखिए, अगर पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि देखिए, ये चीज़ें बहुत जगह चल रही थी, तो एक जगह हम लोग जब थे
तो एक मतदाता ने पूछा कि जब आप चुनाव वोट मांगने आते हैं तो आप हमसे पूछते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, जब आप पार्टी बदलते हैं तो क्या आप हमसे पूछते हैं? तो जनता के लिहाज से देखिए तो ये कतई जो अभी महाराष्ट्र से शुरू हुआ, बंगाल में भी हुआ और यहाँ पे तो राजनीतिक गलियारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के लिए इसकी यूटिलिटी समझ में आती है। लेकिन ये जो बिल्कुल अवसरवादिता चल रही है, ठीक है, उद्धव ठाकरे सबको पता है, अब तो मुंबई म्यूनिसिपैलिटी बीएमसी का भी इलेक्शन वो हार गए, पार्टी के पास तो मुंबई भी नहीं बचा, मुंबई के अलावे वो बाकी महाराष्ट्र में वैसे भी उतने मजबूत अपने हेडेज में भी नहीं थे। वैसी स्थिति में समझ में आता है कि आपका भविष्य नहीं है। लेकिन इस तरीके से एक दिन 2 दिन पहले तक आप कहते रहेंगे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व में विश्वास है, उद्धव में विश्वास है, ममता बनर्जी में विश्वास है, और भीतर खाने से आप सत्तारूढ़ की तरफ दल की तरफ जाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि अभी तो चलिए आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा इस तरीके से दल बदल के जाने वाले एमपीज का लॉन्ग टर्म में बहुत अपवाद को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा उनकी पॉलिटिकल सक्सेस नहीं रही है। कारण यह है कि आप जिस मैंडेट पे गए थे, लेकिन इसके साथ संजय राउत का भी वो जो बयान है अहंकार वाला वो बहुत खराब है, क्योंकि मैं इस पे भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि इस वक्त आप जितने भी वरिष्ठ पत्रकारों को सुनेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुनेंगे, तो वो एक बात पे तो कॉमन सेंटिमेंट रखते हैं कि उद्धव ठाकरे को डुबाने वालों में अगर किसी का नाम है तो क्या वो संजय राउत नहीं है? सबसे बड़ी खबर, क्या आज उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर टूटेगी? क्या उद्धव सेना के खिलाफ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर आज ही पूरा हो जाएगा? क्या आज महाराष्ट्र में बंगाल वाला खेल हो जाएगा? उद्धव के कितने बागी सांसद और शिंदे कैंप में शामिल होंगे? जो संख्या भी गिनती में बताई जा रही है वो 6 से 7 की हो सकती है। राजाभाऊ वासे के बारे में बात करें तो वो अब से थोड़ी देर पहले ही निजामुद्दीन पहुंचे हैं। अगर वाजकोरे की बात करें तो वो भी इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट के सांसद ओमराज निम्बालकर जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब सूत्रों के मुताबिक निम्बालकर रात 1 बजे प्राइवेट प्लेन से पुणे से दिल्ली के लिए निकले थे। निम्बालकर को दिल्ली ले जाने के लिए श्रीकांत शिंदे के नाम पर 2 प्राइवेट प्लेन पुणे एयरपोर्ट पर रखे गए थे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री तानाजी सावंत और जयराजे निम्बालकर भी ओम राजे निम्बालकर के साथ निकले हैं। नासिक से यूबीटी सांसद राजाभाऊ वासे दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंच रहे। खबर यह है कि उद्धव कैंप के बागी सांसदों का गुट अब से थोड़ी ही देर में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाला है। स्पीकर ने बागी गुट को मिलने का समय भी दे दिया है। अब जो भी होना है, सबसे पहली खबर आपको स्पीकर के घर से ही मिलने वाली है, उनके दफ्तर से ही मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी सांसद आएंगे सबसे पहले वहां पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर ये तस्वीर साफ होगी। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि यूबीटी शिवसेना की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया है और कल की मीटिंग कॉल की गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई संजय राउत के घर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है उधर। आपके पास अगर देवेंद्र कोई इंफॉर्मेशन आ पाई हो, क्योंकि जो कुछ होना है इस वक्त स्पीकर के पास ही होना है। जितनी जानकारी हमें मिल रही है देवेंद्र, उस मुताबिक 4 से 5 सांसद हैं जिनके नाम के साथ अब उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो पाई है कि वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अब ये सारी चीज़ें महज एक प्रक्रिया और औपचारिकता भर रह गई है कि स्पीकर से ये कब मिल लें या मिल लिए और एक लेटर दे दें। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चीज़ें डेवलप नहीं हो रही हैं। ऑलरेडी वो स्टेज आ चुका है, शिवसेना के अंदर फूट हो चुकी है। शिवसेना के अंदर फूट सामने आ चुकी है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। बिना कुछ बोले अंदर चले गए यूपीटी सांसद राजाभाऊ वासे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। निजामुद्दीन उनके उतरने की खबर सामने आई थी। सचिन, इधर कोशिश वहां भी हो रही है, उद्धव ठाकरे व्हिप जारी करवा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए अरविंद सावंत पहुंच रहे हैं, अनिल देसाई पहुंच रहे हैं। वहां क्या हलचल हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इतनी सारी कवायद करनी पड़ रही है कि संजय राउत कल से दिल्ली आ चुके हैं, उनके बाद अनिल देसाई को भेजा गया है, उसके बाद
व्हिप जारी किया गया है। पहले मुंबई में बैठक बुलाई, उसमें सांसद जो है आधे से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन जुड़े, फिजिकली जो है सिर्फ 4 ही लोग जुड़े। उसके बाद अब दिल्ली में जो है वो व्हिप जारी करना पड़ा है। कल ओम बिरला को पत्र लिखा गया है कि हमारे में से कोई अगर दूसरा कोई गुट दावा करता है तो उस दावे को न माना जाए। तो ये सारी कवायद इसी बात का संकेत है कि उद्धव ठाकरे और उनके लोगों को ये भली भांति पता है कि हमारे सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और वो अलग गुट बनाने की फिराक में है। उन्होंने उस तरह से प्लानिंग भी कर ली है, जो है स्पीकर का समय भी मांगा गया है। अब वो सांसद जब इकट्ठा वहाँ पर जुट गए हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे वहाँ पर गुप्त रूप से बैठक कर रहे हैं, 1-2 लोग और कुछ और जुड़ जाए तो फिर वो ओम बिरला के पास चले जाएंगे और फिर खबर वहीं से आएगी कि उन्होंने अलग गुट बना लिया है और बाद में उसके विलय की खबर भी आ जाएगी। अब देखना ये है कि जो नासिक से सांसद है राजा भाऊ वाजे, जिन्होंने अभी कहा कि मैं एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ, ट्रेन से जो आया है, क्या वो अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत के साथ उनके बंगले पर जाते हैं या फिर वो भी कहीं किसी गुप्त जगह पर चले जाते हैं जहां पहले से कुछ लोग मौजूद हैं। तस्वीरें क्लियर होने के लिए थोड़ा समय बाकी और रहेगा, कुछ देर के बाद जो है पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। और लेकिन इस बात में तो सच्चाई है कि इस ऑपरेशन को अमली जामा पूरी पहनाने की बस अंतिम तैयारी जो है वो चल रही है और कुछ कदम के बाद इसको पूरा भी कर लिया जाएगा। जी मीनाक्षी। ठीक, इसमें आलोक जी क्या कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है क्या? इतना आसानी से उद्धव, क्योंकि पहले ये बोल चुके थे कि जिसे मेरे साथ रहना है वो रहें, जिन्हें जाना है वो जाएं। एक तरीके से ये स्टेटमेंट ये बताता है कि वो आधी जंग अपनी हार चुके हैं। क्या कानून का कोई सहारा अब उनके पास बाकी रहता है, जैसा एक व्हिप जारी करना? देखिए, कानून का सहारा तो जिसको बहुत बड़ा आतंकवादी होता है कसाब, उसके लिए भी कानून जाके वकील खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से भी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे। अंदर से जब समझ में आ गया आमतौर पर जो अपराधी होता है उसको कई बार तो वकील कह देता है डाका डालो, मेरे पास आ जाना, मैं बाद में तुम्हें बचा दूंगा। कुछ और करना है तुम टिकट वहाँ का लेना, वहाँ से वहाँ पहुँच जाना, है ना। इस तरह के जो वकील हैं, तो इसलिए इस तरह की लड़ाई में भी निश्चित रूप से पहले से देखिए यहाँ, लेकिन मैं एक ज़रूर, चूँकि अपने पास समय कम है, जिस तरह की शुरुआत हुई है बदलने के लिए सत्ता के लिए, डीपी मिश्रा बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनसे जब विद्रोह किया था, गोविंद नारायण सिंह भी बहुत उस समय धाकड़ नेता थे, उनके मंत्री थे। वो विधायकों को 36 विधायकों को लेकर गए, बंदूक लेकर, वो राजा परिवार से वो भी थे, बंदूक लेकर बैठे जहाँ पर उनको सबको ठहराया 36 को रास्ते में। वो कहा कि सब कोई बाहर निकले गोली मार देंगे। यहाँ तो कोई गोली नहीं मार रहा है, ना बीजेपी वाला, ना वो, सब कोई अलग से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब नियोजित रूप से है। ये मैं मान रहा हूँ कि ये लड़ाई इस तरह की रणनीति में ये नहीं दिखा सकते आप उसका नतीजा क्या होगा, किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा। आप बड़े जहाज़ से उतर के बोट में बैठते हैं, जहाज़ डूब रहा है तो रिस्क लेते हैं, ये भी रिस्क ले रहे हैं। हो सकता है जैसे अभी सज्जन जी कह रहे थे, पब्लिक परसेप्शन में चुनाव हार जाए तो ये वो भुगतेंगे, फिर भी जीत जाएं। ऐसे कितने ही लोग जीते हैं, आज 67 से लेके यदि आज 2026 ये सांसद पर जीते या हारे, इस वक्त एनडीए की जीत जरूर दिखाई दे रही है। नंबर गेम्स में अगर मैं टीएमसी के 20 बागी सांसदों और इनमें अगर मैं 6 सांसदों को भी यूबीटी शिवसेना के मान लूं तो ये आंकड़ा 294 से बढ़ाकर एनडीए को ले जाता है 320-321 तक। देखिए, वो 2/3 बहुमत के लिए लगभग 358, चूंकि 542 हैं, अभी एक सांसद नहीं है, तो लगभग 360 के करीब मान लीजिए। तो उसमें ये भी होता है कि आपको पूरा नहीं चाहिए होता, बहुत बार लोग एब्सटेन करते हैं, बायकॉट करते हैं, उस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आपने कानूनी बात पूछी उसमें यह है कि जो 10वीं शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, उसके हिसाब से चीफ व्हिप का उल्लंघन करने से आपकी सदस्यता चली जाएगी, ये क्लियर है। यानी कल की जो मीटिंग बुलाई है, अगर इसमें ये सांसद नहीं जाते हैं तो उनकी सांसदी गई। बिल्कुल, ये जान रहे हैं कि अब ये जा रहे हैं तो वो अपनी आगे की कानूनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसा देवेंद्र जी ने बताया कि वो लीगल तैयारी कर। तो चल नहीं रही है, व्हिप जो है जी, वो आप अनुशासन के रूप में तो अध्यक्ष आज भी उनको निकाल सकते हैं, निश्चित, लेकिन अभी वो खुद निकालेंगे तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। यदि वो निष्कासित करते हैं आज, इसलिए वो चाह रहे हैं कि व्हिप। लेकिन जहाँ तक मैं कानून संविधान के हिसाब से देखें, जब तक आप संसद की, विधानसभा की कार्रवाई में व्हिप होता है, नहीं सर, उसमें सीधा है कि पार्लियामेंट और विधानसभा की अगर कार्यवाही चल रही है, आप व्हिप जारी करते हैं,
लेकिन ये इस तरीके से व्हिप जारी करने की उसमें है कि मतलब ये कहा गया कि पार्टी का जो भी व्हिप होता है, अगर आप जिस पार्टी से चुने गए हैं आप उसका उल्लंघन करते हैं। दूसरा है 2/3 बहुमत, तो 2/3 बहुमत तो 6 से ही हो जाता है, राजा बहु आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तरीके से 2/3 बहुमत इनके पास 6 के साथ ही है, 7 हो जाए तो और अच्छी बात है। अब जो भी तैयारी उद्धव ठाकरे की है वो आगे सुप्रीम, चूंकि ये भी व्यवस्था है कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, तो स्पीकर अगर अभी इन्हें वैलिड गुट मान लेते हैं तो आगे जो भी बिल होगा वो पास हो जाएगा, लेकिन स्पीकर के निर्णय पे जुडिशियल रिव्यू होगा। ये भी व्यवस्था जो पहले नहीं था। तो उस तरीके से अब देखिएगा ये मामला पॉलिटिकल जो है वो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। कानूनी तौर पे इस पे विपक्ष चाहे टीएमसी हो चाहे उद्धव हो वो प्रयास कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उन्हें आशा हो सकती है। पॉलिटिकली दोनों पार्टी चुनाव ये लड़ाई जो है वो हार चुके हैं। ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र का अभी सफल हो चुका है, ये कामयाब हो चुका है। ये बात तो देवेंद्र भी लगातार कह रहे हैं। अब बात केवल देवेंद्र इस बात की रह जाती है कि कानून के दरवाजे पर किसका दावा कितना ज्यादा मजबूत होता है। अभी ये जो व्हिप जारी करके उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं अपनी तैयारी करने की, आगे की लड़ाई की, ये कितनी कमजोर है या कितनी ताकतवर है? नहीं, वो तो सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि स्पीकर क्या मानते हैं, और ये जो दूसरा असंतुष्ट गुट है कब इसने ये बता दिया कि हाँ हमारा धड़ा अलग हो चुका है, हमारे लीडर ये हैं, हमारे व्हिप ये हैं। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो लेटर दिया जाएगा या दे दिया गया होगा, बार बार मैं इस लिहाज से ये कह रहा हूँ क्योंकि गोपनीयता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सब कुछ जब तक ठोस तरीके से सामने ना आ जाए एकदम से नहीं बताया जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों ही पक्षों को पता है कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपके पास क्या कानूनी सेफगार्ड होनी चाहिए वो रखा जा रहा है। अब अगर अनिल देसाई के बैठक बुलाने से पहले ऑलरेडी उन लोगों ने लेटर दे दिया हो, स्पीकर के पास लेटर भेज दिया हो, ईमेल से भेज दिया हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस ही ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने टाइम मांगा है फिजिकल प्रेजेंस के लिए, लेकिन अगर उससे पहले लेटर दे दिया हो तो या फिजिकल कॉपी भेज दिया हो तो ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली बात होगी कानूनी पेचीदगी की। उसमें सबसे बड़ा फैसला निश्चित तौर पर स्पीकर का रहता है। आपने देखा कि टीएमसी के केस में अभी भी स्पीकर ने कोई रूलिंग नहीं दी है। उन्होंने ये तय किया है कि पहले जो भी कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह मशविरा करने के बाद ही उसमें वो कोई फैसला देंगे। तो ये केस भी वैसा ही होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बार आमतौर पर अगर पार्टी में टूट हो जाए तो उस पार्टी को डैमेज तो हो ही जाता है, इतना तो तय नजर आ रहा है, उस पार्टी को डैमेज होगा। अब वो बाकी जो कानूनी लड़ाई है वो आगे वो नेता देखेंगे। फिलहाल अरविंद सावंत की बात कर लें या अनिल देसाई की बात कर लें, वो कल से दिल्ली में है इसी लिहाज से क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि अब ये टूट हो चुकी है। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने, उद्धव ठाकरे की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने है जो भी बातें कही जा रही थी वो सिर्फ एक कवर अप था, वो फेस सेविंग था। उनको ये पता था कि टूट हो चुकी है और टूट होने की दिशा में आगे आपके पास क्या सेफगार्ड होने चाहिए जिससे उसमें बाधाएं खड़ी कर सके। इस लिहाज से वो कल से दिल्ली में है, कल वो बैठक भी बुलाई गई है उसी मकसद से। मीनाक्षी जी, इस बीच एक खबर और हमारे सहयोगी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के सांसद राजाबाऊ वाजे संजय राउत के घर पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें ये खबर मिल रही थी कि वो निजामुद्दीन आ गए हैं और लेकिन फिर भी 2/3 तो हो जा रहा है ना। हाँ। उनके नहीं जाने से 6 रह जा रहा है। अगर वो चले जाते तो, चूंकि देखिए अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो मुंबई से सांसद, हाँ। उनको छोड़ के राजाबाऊ वाजे जो बगल में नासिक से हैं, इनको लेके 3 हो जाएगा। फिर भी 2/3 के लिए आपको 9 में 6 चाहिए, तो वो इधर जाए या उधर जाए। ऑपरेशन लोटस जो है वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। सॉरी, लोटस कह ले, टाइगर कह ले, है तो एक ही। वो लोटस ही है। जी, आप इसमें ऐड कर रहे थे। नहीं देखिए, ये तो सही है, निश्चित से 6 है। और दूसरा दस्तखत करके जो अभी देवेंद्र जी कह रहे हैं, सही बात यह है कि यदि कागज पर लोगों ने लिख करके दे दिया, जो आम आदमी पार्टी, आपको याद है सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास भी वो 5 लोग गए, उसके बाद में 2 बाद में पहुंचे, उसके कागज एक बार यदि उन्होंने लेटर दे दिया हो पहले से ही, तभी स्पीकर ने बुलाया हो, ये आपको हमको नहीं मालूम है, ये गोपनीय रखा गया। उन लोगों ने साइन करके दे दिया कि हम अलग गुट में रहना चाहते हैं, वो सामने जा कर के वो पर्सनली कहेंगे कि हाँ हम आ गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ गई है। उद्धव ठाकरे के एक और सांसद राजाबाऊ वाजे वो संजय राउत के घर पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, उद्धव ठाकरे के सांसद राजाबाऊ वाजे संजय राउत के घर पहुंचे हैं। नासिक से ये सांसद हैं और अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वहां पर पहले 3 चेयर लगी हुई थी, लेकिन अब तस्वीर ये है कि वहां पर
4 चेयर लग रही है। यानी कि सीन कितना तेजी से बदल रहा है आप ये समझिए। संजय राउत के घर पर, मैं जिस तस्वीर की बात कहती, देखिए वो तस्वीर आ गई है। पहले 3 चेयर थी, अब 4 चेयर लगा दी गई है। मतलब ये कि 3 सांसद इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। हालांकि उसमें भी सज्जन जी आप ये कह रहे हैं कि तब भी 2/3 तो उधर ही है, तो जो होना था वो हो चुका है। बस देखना ये है कि यहाँ पर आज राजा भाऊ जब बैठते हैं, उद्धव ठाकरे बैठते हैं, माफ कीजिएगा संजय राउत जब बैठते हैं, तो फिर वो ये क्या बताते हैं, उनके पास कितनी ताकत है। देखिए वो क्या बताएंगे, वो तो मान चुके हैं कि टूट थोड़े उद्धव के बयान से जाहिर है कि जिन्हें जाना है जाए। इसका मतलब वो ये मान चुके हैं कि वो रोक नहीं पाएंगे। अब वो बताएंगे कि वो गद्दारी किया है, उन्हें जनता जवाब देगी, जो तमाम चीज़ें जो लोग कहते हैं। वैसी स्थिति में एक चीज़ जरूर है कि उद्धव शिवसेना यूबीटी में कम से कम राज्यसभा में टूट नहीं होगी, क्योंकि उसके केवल एक सांसद है, वो स्वयं संजय राउत जी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि आप आके कोसेंगे, उन्हें गद्दार बताएंगे, उनकी हैसियत बताएंगे। वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत सहानुभूति या गिल्ट, जो अपराध बोध कहते हैं, वो होता है, उसको भी आप खत्म कर देते हैं। क्योंकि संजय राउत का ये पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि जब जब उन्होंने बोला है उससे अपोजिशन को फायदा हुआ है, उनके विरोधी पक्ष को। तो बीजेपी को फायदा ही होगा, शिंदे गुट को फायदा होगा। और क्या करेंगे, कोसेंगे लोगों को, बताएंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बताएंगे अवसरवादिता है, नैतिकता खत्म हो गई है। अब इन चीजों का कोई मायने है नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ दरअसल अब आप यूं देखें तो 3 सांसद बाकी रहते हैं। एक राजा भाऊ वासे जो निजामुद्दीन पहुंचे इसलिए थे कि वो शिंदे गुट के साथ नहीं, बल्कि यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए आए थे। दूसरा नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है अरविंद सावंत और अनिल देसाई का, जो शुरुआत से लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। यानी उद्धव ठाकरे के पास अब केवल लोकसभा में 3 सांसद बाकी रहते हैं, आलोक जी, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वासे। इसीलिए इससे जो अभी सज्जन जी कह रहे थे, सही बात यह है कि आपके पास 6 यदि सांसद हैं तो अपने आप वो अलग बना करके, गुट बना करके किस तरह से मान्यता लेते हैं, किसकी पार्टी। पिछली टीएमसी तो कहाँ, मिजोरम की पार्टी के साथ मिल गई। तो यहाँ तो एकनाथ शिंदे की पार्टी तैयार बैठी है, उनके साथ वर्षों से साथ में काम किया है। इसी दृष्टि से कहीं भी वो तो मेरे ख्याल कानूनी लड़ाई बाकी रह गई। यहाँ 3 सांसद दिखा करके उन्होंने ओपनली उनका हो रहा है कि इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। 6 का जब तक नहीं आया उसके पहले दिखाया जा रहा है कि 3 ही उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखिए टूट हो चुकी, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। बल्कि देखिए बिल्कुल जो संजय निरुपम ने सुबह आप दिखा रहे थे आपके चैनल पर भी, संजय निरुपम ने कहा ना कि 2029 तक उसके बाद तो उद्धव ठाकरे की पार्टी बचेगी क्या। मतलब वो जो 1 या 2 लोग हैं वो भी कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे, कितना बच पाएंगे। तो 2029 के बाद तो उस पार्टी का शिंदे पार्टी ही अपने आप में वही शिवसेना हो जाएगी, देखा जाए। लेकिन सर मैं तो ये कह रही हूँ कि आज की राजनीति ऐसी है कि किसी के बोले पर भी मत जाइए। जब तक कोई कुछ करता हुआ दिखाई ना देने लगे, भले ही चेयर लग गई हो, राजा भाऊ वाजे जब तक आकर उसके ऊपर बैठ ना जाए, तब तक आप ये कह नहीं सकते कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। क्योंकि कब कौन क्या कहता है फिर और क्या कर गुजरता है, ये जब तक पत्ते पूरी तरह से खुलकर टेबल पर नहीं आ जाते, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ देर पहले ही क्योंकि जानकारी ये थी कि राजा भाऊ वाजे आए दिल्ली और उन्होंने बयान भी दिया। अच्छा, कहा ये कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं वो। राजा भाऊ वाजे ने जब ये बयान दिया तो वो ट्रेन पे बैठे थे। ये भी इंटरेस्टिंग है, राजा भाऊ वाजे का ये बयान आप सुने। मैं आया हूँ इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है। मैं किसी के साथ मिला नहीं हूँ और मुझे क्यों मिला नहीं। क्या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आपको कॉल आया था? नहीं, किसी का नहीं है, शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कांटेक्ट किया नहीं। लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता है तो इसके पहले कर चुके होते। लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला। तो अब कौन किसके साथ है? राजा भाऊ वाजे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। जब उनसे पूछा गया विप जारी किया तो उन्होंने कहा मुझे विप की जानकारी नहीं है। मीनाक्षी जी, जब आर्टिकल 370 का बिल आ रहा था तो कांग्रेस के चीफ विप
जो मंगलदई असम से लोकसभा सांसद है भुवनेश्वर कलिता, वही एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पास कोई चीफ व्हिप ही नहीं रहा। तो कब क्या हो जाए आज के दौर में वो कहना मुश्किल है। अब ये 4 चेयर है, उसमें 3 बचे या 2 ही बचे, कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि कम से कम 3 तो सुरक्षित है, चौथा आए नहीं है उस पर कह नहीं सकते। नहीं, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स पर हमें थोड़ी बात करनी होगी। देवेंद्र, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स आप यूं देखें तो जब से उन्होंने जो मुख्यमंत्री के पद की लालसा में देवेंद्र फडणवीस के साथ या यूं कहे बीजेपी के साथ बगावत की, अलायंस तोड़ा, कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर मिलके, तब से लेकर आज तक उनकी पार्टी को डिटोरिएट होते हुए यानी कि गिरते हुए हम देख रहे हैं। आगे आने वाले समय में उनकी राजनीति का हश्र क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, या यूं कहें आसान है। मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि व्हिप की जो बात हो रही थी वो आलोक मेहता जी सही कह रहे थे कि वो सिर्फ आपके संसद की कार्रवाई चल रही होती है, किसी बिल पे आपको जब मतदान करना होता है उस कंडीशन में ये होता है। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये 3 कैटेगरी की व्हिप होती है। और वो व्हिप को अगर आप देखें तो कॉलोनियल पीरियड से ये चला आ रहा है, जिसके व्हिपिंग इन टर्म उस समय यूज होता था, बाद में उसको व्हिप कहा गया। ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं होता चीफ व्हिप, एक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। और व्हिप ने कोई अगर बैठक बुलाई चीफ व्हिप ने, और कोई सांसद अगर उस बैठक में नहीं जाता है तो वो भी अपने आप में अनुशासनहीनता का मामला नहीं बनता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो एक आधार तैयार करने की कोशिश करता है संबंधित दल, अगर उस सांसद के खिलाफ उसको कार्रवाई करनी हो, तो जैसे उसको एक्सपर्ट करना हो या सस्पेंड करना हो, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी हो, तो उसके लिए वो एक आधार बनाने की कोशिश होती है। वो अपने आप में आधार नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर कल अगर बैठक बुला ली गई है, उस बैठक का इन सारी चीज़ों से कोई कानूनी तौर पे बहुत मतलब नहीं रह गया। दूसरी चीज़, उद्धव ठाकरे के केस की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पे ये दिख रहा है कि पार्टी को जोड़े रखने के लिए जिस प्रकार के कमांड की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार के मेहनत की ज़रूरत होती है, वो इस काम को करते नज़र नहीं आ रहे हैं। वो तो नहीं करते हैं, आदित्य ठाकरे भी उसको नहीं बढ़ा पाते हैं। जैसे इन्हीं सांसदों में से जो असंतुष्ट हैं, उनमें से एक सांसद का ये कहना था कि लोकल बॉडी इलेक्शन था और लोकल बॉडी इलेक्शन में जो सामने वाला कैंडिडेट था उसमें बहुत संसाधन लगा रहा था, उसके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हमने जब उद्धव ठाकरे से इस बाबत कोई भी मदद मांगने की कोशिश की, 2 टुक शब्दों में मना कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आप पार्टी चलाएंगे तो ऑलरेडी एक असंतोष होगा, उस असंतोष को सामने वाला कैपिटलाइज कर सकता है, कर लेता है, जो कि इस केस में नजर आ रहा है। अन्यथा अगर आप देखें कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई वो क्यों नहीं टूट रहे हैं, वो इस लिहाज से नहीं टूट रहे हैं कि उनके अंदर ये असंतोष नहीं है। दोनों को अलग अलग यूनियन का काम, शिवसेना का जो यूनियन वाला विंग है उसमें अलग अलग काम उनको दिया गया है, और शिवसेना की असली ताकत यूनियन के लिहाज से होती है, तो वो असंतुष्ट नहीं है। संजय राउत के हिसाब से बात करें तो उनको बोलने का बड़ा शौक रहता है, पार्टी ने वो उस काम को दे रखा है, वो इस काम को कर रहे हैं। तो अगर आप अपने नेताओं के भीतर असंतोष उभरने देंगे तो सामने समय आने पे सामने वाली पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी ही करेगी, जो कि उद्धव ठाकरे केस में नजर आ रहा है। भले ही वो ये बात कह रहे हैं कि जिसको छोड़ के जाना हो चला जाए, आज मेरा समय नहीं है लेकिन कल मेरा समय आएगा, लेकिन उनको भी पता है कि लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, और जो कुछ किया जाना चाहिए वो करते नजर नहीं आ रहे हैं। विचारधारा के फ्रंट पे ऑलरेडी उनके सामने बहुत सारा सवाल खड़ा किया जाता है विरोधियों के द्वारा कि क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए, और संगठन के स्तर पे तो नजर ही आ रहा है। जी, तो ये बात तय है कि ग्राफ नीचे जा रहा है, आने वाले समय में ये ग्राफ और नीचे जाएगा। बस एक तस्वीर उस क्लैरिटी की आने बाकी है कि कब ये सांसद, इनके नाम, इनके चेहरे और स्पीकर से इनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आ जाती है। संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गए हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई उनके साथ मौजूद हैं, और राजाभाऊ वाजे भी आकर बैठ गए हैं। आखिरकार ये चौथी कुर्सी भी भरी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो 3 चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे, ये 3 सांसद इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। संजय राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करने जा रहे हैं। उद्धव सेना में ऑपरेशन टाइगर हो चुका है। अब इन 4 चेहरों को देखने के बाद आप इतना तो कह ही सकते हैं कि वो बचे हुए 6 चेहरे कहाँ हैं। बस एक कंसोलेशन प्राइज है और कुछ नहीं है कि कम से कम 4 बचे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंत में हमारे पास ये ताकत है, और जैसा अभी वो कह रहे थे, वो पार्टी के अध्यक्ष के नाते वो उनको निष्कासित कर दें तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्यों नहीं वो करते हैं, इसका इंतजार करने के बजाय वो निष्कासित कर दें, उसके बाद तो सदस्यता बनी रहेगी। इसीलिए केवल ये एक लीगल लड़ाई की तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहेंगे देखिए विद्रोही हैं या नहीं आए हैं या हमारा भी संपर्क में है, वो कुछ भी दावा करे। असलियत यही है कि अब स्पीकर ही फैसला करेंगे
जो आज उनके साथ मुलाकात होती। तो संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वागचौरे और संजय जाधव, ये बागी गुट के चेहरे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर को देखने के बाद ये तो साफ हो गया, क्योंकि अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे ये उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। आज क्लाइमेक्स का दिन है, अपॉइंटमेंट स्पीकर से लिया हुआ है। अब हम भी तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं कि वो तस्वीर। माझ्याबरोबर लोकसभेतले शिवसेनेचे गटनेते अरविंद सावंत आहेत, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आहेत, आमचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ गोडसे आहेत। आपण सगळे इतक्या मोठ्या संख्येनं जमलेले आहात आणि त्याचं कारण मला माहिती आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे। कालपासून ज्या बातम्या म्हणा किंवा अफवा म्हणा सर्वत्र प्रसिद्ध होत आहेत की काय कसलं टायगर ऑपरेशन टायगर, हा ऑपरेशन टायगर सोपं नाहीये ते। म्हणजे मुळात त्यांनी मान्य केलं की आम्ही अजूनही टायगर आहोत। आमच्यापर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही घडामोडीची अधिकृत माहिती नाही। म्हणजे बरोबर ना, तुमच्या माध्यमातून या बातम्या आम्ही पाहतो आहोत, ऐकतो आहोत आणि प्रतिक्रिया देत आहोत। मीडिया के जरिए हम ये खबरें देख काल रहे हैं रात्री मला और हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 10:30-11 वाजता कल रात को मुझे एका महत्वाच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलं 10:30-11 बजे की महाराष्ट्रातील खासदारांना महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया विकत घेतलं जात आहे, विकत घेतलं जात